कभी सोचा है कि एक राजा की दया जो उसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, क्या वही उसके साम्राज्य के पतन का कारण बन सकती है? आज हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसे महान योद्धा की कहानी जिसके एक फैसले ने, सिर्फ एक फैसले ने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये शब्द, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक दुखद भविष्यवाणी का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि पृथ्वीराज एक ऐसे युग के बिल्कुल अंत में खड़े थे जिसके बाद भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली थी। तो आइए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है ना? लेकिन पृथ्वीराज की शुरुआत वो किसी भी कहानी से कहीं ज्यादा असाधारण थी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे किस्मत ने बहुत बहुत जल्दी सिंहासन पर बैठा दिया और उसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया। तो बात शुरू होती है साल 1166 से, गुजरात के अनिलवाड़ा में, जहां एक भविष्य के सम्राट का जन्म हुआ। पर मजे की बात देखिए, किसी को क्या पता था कि सिर्फ 13 साल की उम्र में ये लड़का अजमेर का शासक बन बैठेगा। ये एक अविश्वसनीय जिम्मेदारी थी, पर पृथ्वीराज के लिए ये तो बस शुरुआत थी। बहुत जल्द दिल्ली के सिंहासन की किस्मत भी उनसे जुड़ गई जब उनके नाना महाराजा अनंगपाल तोमर ने उन्हीं में अपना वारिस देखा। उनकी बहादुरी के किस्से ना सिर्फ लड़ाई के मैदान तक ही नहीं थे। नहीं, इसकी कहानियां तो उनके बचपन से ही शुरू हो गई थीं। एक बहुत मशहूर कहावत है कि उन्होंने एक बच्चे के तौर पर बिना किसी हथियार के अपने हाथों से एक शेर को मार गिराया था। अब सोचिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐलान था कि एक असाधारण योद्धा पैदा हो चुका है। जैसे जैसे पृथ्वीराज बड़े हुए, उनका साम्राज्य भी जाहिर है बड़ा होता गया। उनका शासनकाल महत्वाकांक्षा से भरा था, सैन्य जीतों से पहचाना जाता था और एक ऐसी प्रेम कहानी से अमर हो गया जिसने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया और आखिरकार उनके भाग्य पर भी असर डाला। पृथ्वीराज सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं थे, वो एक चतुर रणनीतिकार भी थे। उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई, मतलब चारों दिशाओं में जीत हासिल करना, और इसी अभियान ने उन्हें उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना दिया। लेकिन जैसा होता है, हर जीत के साथ एक नया दुश्मन भी तो बनता है, और उनकी सबसे बड़ी चुनौती कहीं दूर नहीं थी, बल्कि घर के पास ही थी। कन्नौज के शक्तिशाली राजा जयचंद, जिनके साथ उनकी दुश्मनी बहुत जल्द पर्सनल होने वाली थी। और ये दुश्मनी एक प्रेम कहानी के साथ तो जैसे एक ज्वालामुखी बन गई। सोचिए जरा, जब राजा जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उनकी मूर्ति को एक द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया, उन्होंने सोचा ये अपमान होगा, लेकिन उन्होंने एक नाटकीय घटना को जन्म दे दिया। राजकुमारी संयोगिता ने आए हुए सभी राजाओं को नजरअंदाज किया और माला पहनाई उस मूर्ति को। ये खुली चुनौती थी और पृथ्वीराज ने इसका जवाब दिया। वो भरी सभा में आए और संयोगिता को अपने साथ ले गए। ये एक रोमांटिक जीत तो थी, लेकिन इसने दो सबसे शक्तिशाली राजपूत राज्यों के बीच दुश्मनी की ऐसी आग लगाई जो कभी नहीं बुझी। जब उत्तर भारत में ये सब चल रहा था, पश्चिम की ओर से एक बहुत बड़ा तूफान भारत की तरफ बढ़ रहा था। ये एक ऐसा खतरा था जो न सिर्फ पृथ्वीराज के साम्राज्य बल्कि पूरे भारत की किस्मत को चुनौती देने वाला था। और इसी खतरे ने उन्हें एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जिसने उनकी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। उस तूफान का नाम था मोहम्मद गोरी। तराइन के युद्ध क्षेत्र में समझिए दो दुनियाएं टकराईं। एक तरफ थी पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना जो अपनी मिट्टी और अपने सम्मान के लिए लड़ रही थी, और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी की सेना जो भारत की दौलत और ताकत पर कब्जा करने के इरादे से आई थी। ये सिर्फ दो सेनाओं का नहीं, बल्कि दो अलग अलग सोच का टकराव था। साल था 1191 और तराइन का मैदान गूंज उठा राजपूतों के शौर्य से। पृथ्वीराज की सेना ने गोरी की हमलावर सेना पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि वो टिक ही नहीं पाए। खुद मोहम्मद गोरी बुरी तरह घायल हुआ और अपनी जान बचाने के लिए मैदान से भागने पर मजबूर हो गया। ये एक शानदार जीत थी। लेकिन जीत के उसी पल में पृथ्वीराज ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे इतिहास उनकी सबसे बड़ी बड़ी भूल मानता है। देखिए, राजपूत युद्ध नीति का एक उसूल था कि निहत्थे या भागते हुए दुश्मन पर वार नहीं किया जाता, और इसी सम्मान और उदारता के नियम को निभाते हुए उन्होंने गोरी का पीछा नहीं किया, उसे जाने दिया। एक योद्धा का ये धर्म था, लेकिन एक राजा की कूटनीति में ये एक घातक चूक साबित होने वाली थी। सिर्फ एक साल
पृथ्वीराज की उदारता का बदला लेने के लिए गोरी को बस इतना ही वक्त लगा। वो वापस आया और एक बार फिर तराइन का मैदान खून से लाल होने वाला था। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल बिल्कुल अलग होने वाली थी। साल 1192 गोरी अपने अपमान का बदला लेने की आग में जल रहा था। वो न सिर्फ वापस आया, बल्कि इस बार उसने अपनी पूरी रणनीति ही बदल दी थी। उसने अपनी पहली हार से सीखा था कि राजपूतों को शौर्य में हराना लगभग नामुमकिन है, इसलिए इस बार उसने छल का रास्ता चुना। इस बार गोरी की सेना कहीं ज्यादा बड़ी थी और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी राजपूतों की आपसी फूट। जयचंद जैसे बड़े राजाओं ने पृथ्वीराज का साथ छोड़ दिया था। गोरी ने इसी फूट का फायदा उठाया। उसने संधि का नाटक किया और जब राजपूत सेना बेफिक्र थी, उसने सुबह होने से पहले ही धोखे से उन पर हमला कर दिया। बिना तैयारी के लड़ रही सेना बिखर गई और हिंदुस्तान का सम्राट बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज की कहानी लड़ाई के मैदान पर खत्म नहीं होती। असल में उसका सबसे दर्दनाक लेकिन शायद सबसे वीर अध्याय तो अभी बाकी था, जो गजनी की एक अंधेरी कालकोठरी में लिखा जाना था। ये एक हारे हुए राजा की नहीं, बल्कि एक कभी ना टूटने वाली आत्मा की कहानी है। गजनी में पृथ्वीराज को सबसे बेरहम सजा दी गई। उनकी आंखें फोड़ दी गईं ताकि वो फिर कभी अपनी धरती को ना देख सकें। गोरी को लगा उसने सम्राट को तोड़ दिया है, लेकिन वो बहुत बहुत गलत था। उसने पृथ्वीराज की नजरें छीनी थी, पर उसकी आत्मा की आग को नहीं बुझा सका था। लेकिन पृथ्वीराज अकेले नहीं थे। उनका वफादार दोस्त और राजकवि चंदर बरदाई एक बहुत ही साहसी प्लान के साथ गजनी पहुंच गया। उसने सुल्तान गोरी को पृथ्वीराज की शब्दभेदी बाण चलाने की अद्भुत कला देखने के लिए उकसाया, यानी सिर्फ आवाज सुनकर लक्ष्य भेदने की कला। ये एक जाल था और जब प्रदर्शन का समय आया तो चंदर बरदाई ने इस मशहूर दोहे में गोरी की सही लोकेशन का इशारा कर दिया। जैसे ही गोरी ने अपने अहंकार में आदेश दिया, समझिए उसने अपनी मौत का फरमान खुद ही सुना दिया। पृथ्वीराज ने सिर्फ उस आवाज की दिशा में तीर चलाया, अंधेरे में भी निशाना अचूक था। तीर सीधा सुल्तान के गले में जा लगा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। एक अंधे कैदी ने अपने जालिम से बदला ले लिया था। उनका काम पूरा हो चुका था, बदला ले लिया गया था, लेकिन दोनों जानते थे कि अब यहां से बचना नामुमकिन है। दुश्मन के हाथों एक अपमानजनक मौत से बचने के लिए उन दो दोस्तों ने आखिरी बलिदान दिया। उन्होंने एक दूसरे की जान ले ली और इतिहास में वीरता और दोस्ती की एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी याद की जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ एक राजा की हार जीत की कहानी नहीं है। नहीं, ये साहस की, सम्मान की और अपनी धरती के लिए दी गई कुर्बानी की कहानी है। भले ही उनका साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन उनकी विरासत, उनकी बहादुरी की विरासत आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। उनका नाम वीरता का दूसरा नाम बन गया है। तो आखिर हम पृथ्वीराज चौहान को कैसे याद रखें? एक महान नायक के तौर पर जिसकी वीरता का कोई मुकाबला नहीं, या फिर एक दुखद कहानी की तरह जो हमें ये सिखाती है कि कैसे युद्ध में दिखाई गई एक पल की दया भी कितनी भारी पड़ सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास आज भी ढूंढ रहा है, और ये फैसला हम सभी को खुद करना है।